हम लोग जो है सेकंड चैप्टर कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट्स वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें जो एक टॉपिक हमारा रह गया था फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स। वहाँ पे आ जाइए आप फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स पे, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट बिटवीन भी आ जाता है, वैसे 1 और 2 मार्कर तो रहते हैं। तो क्वेश्चन कवरेज ऐसी होती है 1 2 3 4 ऐसे करके कवर होता है ये क्वेश्चन। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है? तो फील्ड एक्सपेरिमेंट तो नाम से ही पता चल रहा है आपको। क्वाजी एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले फील्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कहते हैं अगर एक रिसर्चर है और उसको ये पढ़ना है या ठीक है कि wants to have high generalizability or to conduct studies which are not possible in laboratory settings, he or she may go to field or the natural setting where the particular phenomena actually exist. तो वहाँ पे जाके वो लैब सेटिंग में काम ना करके वो वहाँ जाके जो है सारी चीज़ें कंडक्ट कर सकता है जहाँ पे वो एक्चुअली में फिनोमेना हो रहा हो। उसको हम लोग फील्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्चर में वांट टू नो विच मेथड वुड लीड टू बेटर लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स, lecture or demonstration method. For this a researcher may prefer to conduct an experiment in the school. The researcher may select 2 groups of participants, teach one group the demonstration method and another group the normal teaching method for some time. He or she may compare their performance at the end of the learning session. In such type of experiments, the control over relevant variable is less than what we find in laboratory experiment. तो रेलिवेंट वेरिएबल जैसे वो जो एक्सटर्नियस वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे उसका कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा कम होता है और फील्ड एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमर और एक्सपेंसिव होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही वाला जो इन्होंने दिया है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमर और एक्सपेंसिव ये हो जाता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ बोली गई। दूसरी बात, इन्होंने क्वाजी एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बताया है। तो कहते हैं मैनी वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन द लेबोरेटरी सेटिंग्स। कई चीज़ों को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, हो तो जाता है पर ज़्यादातर नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अर्थक्वेक का इफेक्ट पड़ना है किसी के ऊपर, जैसे उन बच्चों के ऊपर जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, और ये कंडीशन आप आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप अर्थक्वेक ऑटोमेटिकली नहीं ला सकते, आप फ्लड नहीं ला सकते, आप सूखा नहीं क्रिएट कर सकते। कई चीज़ें ऐसी होती है, नेचुरल फिनोमेना जो हमारे डिजास्टर्स होते हैं। इस सिचुएशन में क्वाजी एक्सपेरिमेंटेशन लेना पड़ता है। क्वाजी का मतलब होता है एज इफ सिचुएशन जो होती है हमारी experimentation. In such type of experiments, the independent variable is selected rather than varied or manipulated by the experimenter. तो ये अंडरलाइन कर लेना, बहुत बार ये ट्रू फॉल्स में आ जाता है, 1 मार्कर में आ जाता है कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम सिलेक्ट करते हैं रादर देन हम वेरीड या मैनिपुलेट करते हैं। इसको हम लोग क्वाजी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वी कैन हैव चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन द अर्थक्वेक एंड इन द कंट्रोल ग्रुप चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक बट डिड नॉट लूज देयर पेरेंट्स। दोनों चीज़ें हम लोग कर पाएंगे। एंड दस अ क्वाजी एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट्स टू मैनिपुलेट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ नेचुरल सेटिंग यूजिंग नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स टू फॉर्म एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। तो क्वाजी एक्सपेरिमेंट क्या करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने पीछे पढ़ा भी था, कॉज होता है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है नेचुरल सेटिंग में, नेचुरली अकरिंग टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, ठीक है। दोनों चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो ये आपका छोटा सा जो पार्ट है फील्ड एंड एक्सपेरिमेंट और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल का है, जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का ही पार्ट है। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अब जो है दूसरा जो रिसर्च मेथड आता है, इसमें से यूजली ये भी वही पार्ट है, 1 2 3 4 मार्कर का ही पार्ट है। को रिलेशनल रिसर्च के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। व्हाट डू मीन बाय को रिलेशनल रिसर्च और किन किन तरीके की को रिलेशन रिसर्च यहाँ पे होती है। तो कहते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में हम लोग जो है ये जानने की कोशिश करते हैं, ये नया टॉपिक है कि 2 वेरिएबल्स क्या आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था वेरिएबल क्या होता है, विच वेरीज। वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज, उसका जो भी इंटेंसिटी है। तो ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ इज नॉट अ वेरिएबल, उसके फीचर्स की वजह से वो वेरिएबल हो रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम जो है स्टूडेंट के एकेडमिक अचीवमेंट से कैसे रिलेटेड है। ज़्यादा पढ़ेगा तो ज़्यादा अचीव करेगा, कम पढ़ेगा तो कम अचीव करेगा, ज़्यादा पढ़ के कम अचीव करेगा, ये कम पढ़ के ज़्यादा अचीव करेगा, कुछ भी हो सकता है। This question is different from one which experimental seeks to answer in the sense that here you do not manipulate the amount of study time and examine its impact on achievement. तो हम मैनिपुलेट नहीं करते क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करते। अरे नहीं, आपको बैठ के तो 10 घंटे पढ़ना है, मैंने रिद्धि के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, जी आओ 10 घंटे बिठा के तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं, चलो बैठो, या सिफत के ऊपर करना है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। रादर यू सिंपली फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स टू डिटरमाइन वेदर दे आर एसोसिएटेड और को वेरी और नॉट।
The strength and the direction of the relationship between two variables is represented by a number known as correlation coefficient. ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने को मिलता है, न्यूमेरिकल इसका निकालने को आ जाता है आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और इसका वैल्यू जो है वो रेंज कर सकता है +1 पॉजिटिव कोरिलेशन है, 0 कोरिलेशन है, -1.0 इज नेगेटिव कोरिलेशन। 3 तरीके के रिलेशनशिप में आते हैं। तो कोरिलेशन रिसर्च में आपसे पूछ लेते हैं कि कितने तरीके का रिलेशनशिप आपका आ जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 3 तरीके का रिलेशनशिप को का शो करता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, 0 कोरिलेशन। ठीक है जी। पॉजिटिव क्या कहता है, अब क्योंकि वेरिएबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या आता है, एक वेरिएबल बढ़ता है दूसरा वेरिएबल बढ़ता है, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में रहना चाहिए। तो वन वेरिएबल इंक्रीजेज अनदर ऑल्सो इंक्रीजेज, इफ वन वेरिएबल डिक्रीजेज अनदर ऑल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे खर्चे बढ़ते हैं, इनकम कम होती है तो खर्चे कम होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया। तो जैसे अगर जो ऊपर एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर बच्चा ज़्यादा टाइम पढ़ रहा है तो ज़्यादा अचीवमेंट हो रहा है, कम पढ़ रहा है तो कम अचीवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसमें ये नहीं बोलोगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए नंबर, डायरेक्शन ऑफ चेंज आपको देख के चलना है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो, बढ़ते हुए, या नेगेटिव सेंस में। ठीक है जी, ये उन्होंने बताया। फिर ये क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन होता है दूसरा चीज़। अब जैसे पॉजिटिव वाले में +1 आप लोग हाईएस्ट स्कोर लेके चलते हो, ठीक है, +1 होगा तो स्ट्रॉन्ग जो है कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन क्या कहता है, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ अदर डिक्रीजेज, 2 डायरेक्शन में काम चल रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल बढ़ता है दूसरा कम हो जाता है, दूसरा बढ़ता है तीसरा कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये बताया जाता है, अगर जैसे मान के चलो पेट्रोल का प्राइस बढ़ता रहेगा तो पेट्रोल की गाड़ी की डिमांड कम होती रहेगी, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गाड़ियों की कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा होएगा तो डिमांड गाड़ियों की कम आएगी, पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड गाड़ियों की ज़्यादा आएगी। ये इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिखा है कि आप ये देख सकते हो कि एज द आवर्स ऑफ स्टडी टाइम इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन अदर एक्टिविटी विल डिक्रीज। ठीक है, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही कम आपकी एक्टिविटीज़ हो जाएगी। आप साइकिलिंग नहीं कर पाओगे, आप जो है स्नैपचैटिंग नहीं कर पाओगे, आप इंस्टाग्रामिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप व्हाट्सएपिंग नहीं कर पाओगे, आप बाहर घूमने नहीं जा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिक्रीज हो जाती है। एंड जहाँ पे आपका नेगेटिव कोरिलेशन होता है जो कि -1 के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। ठीक है, और 0 कोरिलेशन भी होता है, 0, नो रिलेशन, कोई सर पैर नहीं है इस चीज़ का। इस बात का कोई सेंस है, ऐसे मीम बन के आते हैं कभी कभी, तो इसका कोई सेंस नहीं होता, 0 कोरिलेशन होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ का कोई कोरिलेशन यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग 0 कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, घर में कितना टाइम AC चल रहा है और मैं कितना खाना खा रही हूँ, इसका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंडे वाला कोरिलेशन, 0 वाला कोरिलेशन। ठीक है जी, ये आपको देख के यहाँ पे चलता है। तो 3 वेरिएबल 4 दिखा रहे हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। पॉजिटिव वाला सेम डायरेक्शन में, ठीक है, या तो बढ़ेगा या तो कम होएगा, नेगेटिव वाला एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, और 0 कोरिलेशन में कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये समझ आई आपको बात, दोनों को कोरिलेशन रिसर्च समझ आ गया। ये अलग से एक टॉपिक है कोरिलेशन रिसर्च। रिद्धि आपको समझ आया, सिफत? रिद्धि आपको आ गया? ओके, अब बात आती है सर्वे रिसर्च की। तो ठीक है, सर्वे रिसर्च का बेसिकली क्या है, अभी जो आप साइकोलॉजी के प्रोजेक्ट्स बना रहे हो और सोशो के प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं सर्वे रिसर्च का एक तरीका आप अपना रहे हो, जिसमें आप पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हो कभी कभार, और एक क्वेश्चनर सर्वे होता है। क्वेश्चनर सब लोगों ने बनाया ही होगा, आप लोगों को याद है। क्वेश्चनर यूजुअली होता था कि लोग जब नॉर्मल टाइम्स में यही होता था कि लोग भरवा रहे होते थे, सबसे किसी को सेंड कर देते थे या भरवा लेते थे। आजकल खुद ही कर करके दे रहे हैं, आजकल गूगल फॉर्म्स बना के दे रहे हैं, तो ये देखने को मिल जाता है। तो इसमें पर्सनल इंटरव्यू, सिंपल पता ही होगा क्या होगा, क्वेश्चनर सर्वे, टेलीफोन सर्वे, ये 3 तरीके के सर्वे मेथड यूज़ होते हैं। तो आप फ़ोन करके पूछते हो, हाँ जी सर आपने घर में खाना बनाया, कौन सा खाना बनाया, क्या डाला है, कौन से मसाले डाले, ये वाला डाला है वो वाला डाला है, तो मसाले के ऊपर सर्वे करना है। अच्छा जी, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो ये सर्वे रिसर्च कहलाता है। तो क्या है सर्वे रिसर्च, आइए पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है क्या कि यू मे हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स और सीन ऑन द टेलीविजन दैट ड्यूरिंग इलेक्शन सर्वेज आर कंडक्टेड टू फाइंड आउट इफ पीपल वुड वोट फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी।
और फेवर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। जैसे ऑब्वियसली हम लोगों को कॉल्स आते थे तो आप किसको वोट करेंगे, तो बोलते हैं हम कांग्रेस को क्यों करेंगे सर, बीजेपी को क्यों नहीं कर रहे, या आम आदमी को पार्टी को क्यों नहीं कर रहे, या दूसरे को क्यों नहीं कर रहे। तो ये जानने के लिए कि क्या फेवरिज्म चल रहा है। सर्वे रिसर्च आपके ओपिनियंस, आपके एटीट्यूड और सोशल फैक्ट्स को जानने में मदद करता है। मेन कंसर्न यहाँ पे ये है कि हमें एग्जिस्टिंग रियलिटी और बेस लाइन का यहाँ पे पता चल जाए। रिद्धि म्यूट करना, अनम्यूट हो रखा है, थैंक यू। तो आपको ना सच्चाई क्या चल रही है मार्केट में उससे आपको पता चल जाता है। अब कहने को जैसे बोल रहे हैं ठीक है ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, पर एक्चुअली में मार्केट में भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कोरोना के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। So they were used to find out facts such as literacy rate at a particular time, religious affiliation, income level of a particular group, and they were also used to find out the attitude of people towards family planning, the attitude towards giving powers to Panchayati Raj institutions, running programs related to health, education, sanitation. However, they have now evolved into sophisticated technique which helps in inferring various kinds of causal relationships. ठीक है, तो आप causes भी देख रहे होते हो। एंड सर्वे रिसर्च यूजेज डिफरेंट टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। याद रखना अगर डिफरेंट वेज पूछ लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स, टेलीफोनिक सर्वेज एंड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, ये सारे तरीके आप यूज़ कर रहे होते हो सर्वे रिसर्च को करने के लिए। ठीक है जी, सब इसमें से अलग अलग भी आता है, ओवरऑल भी लिखने को आ जाता है। जैसे पर्सनल इंटरव्यू क्या है, कितने टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं, 1 2 3 4 5 मार्कर्स में इस तरीके से कवर हो जाता है। वरना सर्वे रिसर्च पूरा लिखने को आएगा तो 6 मार्कर आता है, कभी कभी 2 पार्ट्स आपके इंटरनली वाले पूछ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूछा चला जाता है। तो इंटरव्यू मेथड क्या है, वन ऑफ द मोस्ट frequently used methods for obtaining information from people. It is used in diverse kind of situation. It is used by doctor to obtain information from the patient, employer यानी जो काम करवा रहा है, business owner when meeting a prospective employee, a salesperson interviewing a housewife to know why she uses a certain brand of soap. On television we often see media person interviewing people on issues of national and international importance. What happens in interview? We see that 2 or more persons sit face to face with each other, in which one person generally called the interviewer asks the questions and other called the interviewee or responder answers the question related to a problem. ठीक है, तो इंटरव्यू होता है। तो हमें अर्नब गोस्वामी की तरह नहीं बनना है, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, ये चिल्लाने लगता है। वो इंटरव्यूअर प्यार से बात करता है, ठीक है, आराम से चीज़ें निकलवाता है ना, प्रेशराइज नहीं करता। ठीक है, और इंटरव्यू जो होता है वो रिस्पॉन्डेंट होता है। ठीक है, सो एंड इंटरव्यू क्या है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। इंटरव्यू एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, आप किसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को निकालने की में मदद करते हो। आपके ओपिनियंस, आपके एटीट्यूड, आपके रीजंस फॉर पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट, एंड इट इज़ जनरली कंडक्टेड फेस टू फेस, बट समटाइम इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस ओवर द फोन। जैसे आजकल स्काइप इंटरव्यूज़ होते हैं, कोई कंपनी में बाहर किसी को हायरिंग करनी है, आउट ऑफ कंट्री जाके तो इंटरव्यू देगा नहीं कोई, तो ऑनलाइन स्काइप पे इंटरव्यू ले लिया, कुछ कर लिया, तो इस तरीके से पूछा चला जाता है। So there can be 2 types of interview, structured और standardized interview होता है हमारा, और unstructured और non-standardized interview हमारे होते हैं। So this distinction is based upon the type of preparation we make before conducting the interview. As we have to ask question during the interview, it is required that we prepare a list of questions beforehand. तो usually जैसे structured interview जो भी होगा, list of questions already लिखे होते हैं, उसको interview schedule कहा जाता है, क्लियरली पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है, और इंटरव्यू के पास कोई लिबर्टी नहीं होती कि वो अपने तरीके से कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले, जो लिखा है वही पूछना होगा। रिस्पॉन्सेज टू दिस क्वेश्चन इन सम केस स्पेसिफाइड इन एडवांस, कई बार आपको पहले बता देते हैं, कई बार नहीं बताते, एंड इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, सो इन कंट्रास्ट इन एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इंटरव्यूअर हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक डिसीजन अबाउट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड द सीक्वेंस इन विच क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। ठीक है, तो इसमें जो अनस्ट्रक्चर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है, जैसे मर्जी तरीके से पूछ लो क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से काम करना है, कब चीज़। एंड इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हम लोग पूछते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसका कोई भी आप किसी तरीके से जवाब दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रिसर्चर वांट्स टू नो द हैप्पीनेस लेवल ऑफ अ पर्सन, ही और शी मे आस्क हाउ हैप्पी आर यू, द रिस्पॉन्डेंट में रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन में ही चूजेस टू आंसर। जिस मर्जी तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरव्यू में कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू ग्रुप, ग्रुप टू इंडिविजुअल्स, ग्रुप टू ग्रुप, ये इंटरव्यू सेशन यहाँ पे होते हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमें पता ही है, ऑफिस में इंटरव्यू देने जाओगे तो ऐसे ही कुछ हो रहा होता है।
और जैसे टीवी पे भी देखते हो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल टू ग्रुप भी होता है, बहुत सारे लोगों को बिठा लिया। इस सिचुएशन वन इंटरव्यू इंटरव्यूज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, इट इज़ कॉल्ड एज फोकस ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप टू इंडिविजुअल्स भी होता है, बहुत सारे ग्रुप बैठे हैं, जैसे आप बड़े बड़े एग्जाम्स सिविल सर्विसेज वगैरह देखोगे तो 3-4 लोगों का पैनल बैठा होता है। बैंक के एग्जाम्स में भी होता है, गवर्नमेंट जॉब में तो होता ही है मोस्टली। उसमें आपको ग्रुप ऑफ इंटरव्यू होगा जो कि एक बंदे को क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। यू मे एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन यू अपीयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। एंड ग्रुप टू ग्रुप भी होता है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वन ग्रुप ऑफ इंटरव्यू अनदर ग्रुप ऑफ इंटरव्यूज, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को इंटरव्यू करता है। कहाँ से आए, क्या पता ठिकाना है, क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो वो दूसरे से पूछते हैं, वो पहले वाले से पूछते हैं। यही चलता रहता है ज़िंदगी में, और कुछ रखा ही नहीं है। ये इन्होंने बताया, तो ये इन्होंने बताया। बट इम्पॉर्टेंटली इन्होंने एक बात यहाँ पे कही है कि इंटरव्यू एक स्किल है, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एक गुड इंटरव्यू को पता होता है कि रिस्पॉन्डेंट को कैसे कंफर्टेबल कराना है, उससे ऑप्टिमल आंसर चाहिए। जो बंदा है या बंदी है वो सेंसिटिव हो सकता है, किस तरीके से इंसान रिस्पॉन्ड करेगा। इफ़ द रिस्पॉन्डेंट गिव वेग आंसर, द इंटरव्यू में ट्राई टू गेट स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट आंसर। तो लोग कोशिश करते हैं, इंटरव्यूइंग हो जाते हैं, बहुत पूछते हैं कि क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है। जैसे कल आज तक वाला इंटरव्यू आ रहा था, तो वो क्रेन पे चढ़ गया आज तक वाली, सब लोगों ने देखा होगा शायद, मीम इंस्टा पे तो बड़ा ट्रोल हो रखा है। तो चढ़ गई, ये क्या करने जा रहे हैं आप, अपना नाम बताएंगे। तो वो इंटरव्यू वहाँ पे आज तक वाला वो बंदा क्रेन वाला कहता है क्या करोगे मेरा नाम जान के, काम करना तो मुझे अपना, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा चला जाता है। सो इंटरव्यू मेथड हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। ये फ्लेक्सिबल है, एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। ये फ्लेक्सिबल है, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन निकालता है, और आप जो है इट कैन बी ऑफन यूज व्हेन नो अदर मेथड इज पॉसिबल और एडिकेट। इट कैन बी यूज इवन ऑन चिल्ड्रन एंड नॉन लिटरेट पर्सन, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं हम लोग इंटरव्यू। एंड इंटरव्यूअर कैन नो वेदर द रिस्पॉन्डेंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड कैन रिपीट और पैराफ्रेज क्वेश्चन। हाउएवर इंटरव्यूज रिक्वायर टाइम, ये लिमिटेशंस है, इसमें टाइम लगता है। कभी कभी एक बंदे से इंटरव्यू लेने में जो है काफ़ी घंटे लग सकते हैं, आवर्स लग सकते हैं, और जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाता। ये एक प्रॉब्लम आपको नज़र आती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो था वो इंटरव्यू रिसर्च था जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये सर्वे रिसर्च में आया। पर्सनल इंटरव्यू था। इंटरव्यू क्या होता है, 1 to 1 है, मैंने आपको बता दिया। इंडिविजुअल टू ग्रुप है, ग्रुप टू इंडिविजुअल्स है, ग्रुप टू ग्रुप है, ग्रुप टू इंडिविजुअल्स, ये सब देखा जाता है। स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड दोनों हो सकता है, स्टैंडर्डाइज या नॉन स्टैंडर्डाइज दोनों हो सकता है इंटरव्यू, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। अब जो बात आती है वो क्वेश्चनर सर्वे की है, ठीक है। तो ये आपने कर ही लिया है क्वेश्चनर सर्वे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसका येस नो ट्रू फॉल्स आंसर होता है, ठीक है। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आप 2 या 3 लाइंस ऐड करवा देते हो, तो ये ओपन एंडेड हो जाते हैं। जैसे अभी आप जो टेस्ट दे रहे हो गूगल फॉर्म पे जिसमें चॉइसेस होती है, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, 1 या 2 ही आंसर्स की प्रोबेबिलिटीज़ हो जाती है, ठीक है। और ओपन एंडेड में आपको जो है 2-3 लाइंस या एक्सप्लेनेशन आपको लिखकर भेजनी होती है। क्वेश्चन सर्वे यही होता है, इसमें यही बताया उन्होंने, लिखना तो यही है। इसका जो है तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि नहीं है, ये बताओ। रिद्धि ज़रूरत है, क्लियर है, या मैं इसको बताऊँ? तो पढ़ के एक बार समझ आ जाए। अच्छा चलो, मैं वैसे ब्रीफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन सर्वे सिंपल है, सिंपल वर्सेटाइल लो कॉस्ट सेल्फ रिपोर्टिंग का तरीका है। प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, रिस्पॉन्डेंट उसको पढ़ता है, उसको आंसर मार्क कर देता है। क्वेश्चन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो लंबे तरीके से, मेल के थ्रू, ईमेल कर दो, पोस्ट कर दो। ओपन क्लोज एंडेड दोनों होते हैं। ओपन एंडेड में कुछ भी लिख सकते हो आप, क्लोज एंडेड में स्पेसिफिक आंसर होता है, येस नो ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अग्री अनडिसाइडेड, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, ये सब चीज़ें वहाँ पे आ जाती है। पॉइंटिंग स्केल आ जाते हैं। और सम केसेस में पार्टिसिपेंट जो है दे आर आस्क्ड टू रैंक अ नंबर ऑफ थिंग्स इन अ प्रेफरेंशियल ऑर्डर। ऐसा भी होता है कि क्या क्या प्रेफरेंसेस रहेगी। जैसे अभी मैंने यूएन का एक इंटरव्यू क्वेश्चन दिया था कोरोना एपिडेमिक के दौरान, तो अभी भी रिसेंट में ही दिया था। तो उसमें वो प्रेफरेंसेस थे कि आप क्या चाहते हो, सबसे चीज़ें पहली प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, इसको देनी चाहिए, इसको देनी चाहिए, इसको देनी चाहिए। तो मैंने 1 2 3 4 करके इसको सीरियल कर दिया था, ओके। तो क्वेश्चनर जो है, आप बैकग्राउंड, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, पास्ट बिहेवियर, एटीट्यूड, ओपिनियन, नॉलेज किसी के बारे में जानने में हेल्प करता है। समटाइम्स अ सर्वे इज कंडक्टेड बाय सेंडिंग द क्वेश्चनर बाय मेल। मेन प्रॉब्लम मेल क्वेश्चनर की है कि पुअर रिस्पांस आ सकता है, क्योंकि कभी नहीं पता होता कि किसका क्या मूड है, मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
रिस्पॉन्ड। ठीक है जी, तो ये इन्होंने क्वेश्चन सर्वे के बारे में बताया। फिर आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्होंने टेलीफोन सर्वे के बारे में बताया है। टेलीफोन धुन में हंसने वाली, ये गाना था बहुत पुराना, टेलीफोन धुन में हंसने वाली। ठीक है जी, तो टेलीफोन सर्वे होता है नथिंग मच डिफरेंट, टेलीफोन सर्विस ऑनलाइन ही हो रहे होते हैं आजकल। वैसे जब से ये इंटरनेट का ज़माना आया है तो टेलीफोन सर्वे इजी हो गए हैं। आप जब भी यूट्यूब देखते हो तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ पे आ जाते हैं। ये आप ऐड देख रहे हो, आर यू सेटिस्फाइड, तो येस और नो। ठीक है, आपने इस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है कहीं, तो येस और नो इस तरीके से ऐड आ जाता है। आपने प्रोडक्ट खरीदा तो अलग अलग तरीके से, या मेल कर दिया, लिंक भेज दिया। तो सर्वे टेलीफोन के थ्रू, फ़ोन या एसएमएस के थ्रू भी हो सकता है, रिड्यूसिंग टाइम। रिस्पॉन्डेंट्स को नहीं पता होता इंटरव्यूअर कौन है, तो ये थोड़ा सा अनकोऑपरेटिव, रिलेक्टेड या सुपरफिशियल आंसर हो सकते हैं। एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि एज, जेंडर, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाते यहाँ पे, और बायस्ड रिजल्ट्स हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो है हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, तो ये मेथड जो है सर्विस कंडक्ट करने के लिए ईजी है। हर एक की एडवांटेज और लिमिटेशन होती है। सर्वे मेथड में इन्होंने बोला, ये तो छोटा सा ही है, इन्होंने सर्वे मेथड का फिर फाइनली बता दिया कि सर्वे मेथड जो है उसका एडवांटेज क्या है। पहला कि इन्फॉर्मेशन क्विकली और एफिशिएंटली आप गैदर कर सकते हो थाउजेंड्स ऑफ पर्सन से एक बार में। सेकेंडली, सर्वे जो है कंडक्टेड क्विकली करा सकते हैं। पब्लिक ओपिनियंस और न्यू इश्यूज कैन बी ऑब्टेन ऑलमोस्ट एज सून एज द इशूज अराइज। जैसे आएगी सिचुएशन उस तरीके से आप पूछ सकते हो। लिमिटेशंस हैं, फर्स्ट पीपल में गिव इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ मेमोरी लैप्सेस और दे मे नॉट वांट टू लेट रिसर्चर नो बट दे रियली बिलीव इन अबाउट अ पर्टिकुलर इशू। एंड सेकंड, पीपल समटाइम्स ऑफर रिस्पॉन्स दे थिंक द रिसर्चर वांट्स टू हियर। तो 12th में पढ़ने को मिलता है, जो सामने वाला सुनना चाहता है वो आंसर आप करते हो। इसको सोशल डिज़ायरेबिलिटी बोलते हैं। सोशल डिज़ायरेबिलिटी, कि आप जो सुनना चाहते हैं वही बताइए। क्या आपको मज़ा आता है बाहर घूमने में? बिल्कुल आता है। ठीक है, मतलब ये तो मैंने जनरल बोल दिया, पर वैसे। तो ये आपका पूरा जो है सर्वे रिसर्च था, ख़त्म हो गया सर्वे रिसर्च आपका। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अब इस बुक का है वो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, और काफ़ी क्वेश्चन इसमें से 1 1 2 2 मार्कर की तरह कवर हो जाते हैं। हो कुर्सी पे बैठ बैठ के मैं फिसल के नीचे हो गया। ठीक है, तो अब एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ही यूज़ होती है। जैसे कुछ डोमेन्स हैं हमारे साइकोलॉजिकल में, जैसे आपको जो है इंटेलिजेंट टेस्ट करना है, वैल्यू है, इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी टेस्ट करना है, ये सब सारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। तो कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को असेस करना सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न है साइकोलॉजी में, और शुरू से रहा है। साइकोलॉजिस्ट ने इसके लिए अलग अलग तरीके बताए। आपका इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, एजुकेशनल अचीवमेंट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। ये जो टेस्ट है आप कई तरीके के पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हो, जैसे स्टाफ सिलेक्शन या पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, गाइडेंस इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, और क्लिनिक्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, डिफेंस है, वहाँ पे यूज़ करते हो। एंड हैव यू एवर टेकन अ साइकोलॉजिकल टेस्ट? इफ़ यू हैव, यू माइट हैव सीन द टेस्ट कंटेन्स अ नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आर कॉल्ड आइटम्स with their probable responses which are related to particular human characteristic और attribute। तो ये सब 12th में आपको करने को मिलेगा। टेस्ट दिया होगा, आइटम्स होंगे, आइटम्स के ऑलरेडी स्कोरिंग करी होगी, उसके बिहाफ पे आपकी पर्सनालिटी को भी जान लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ में, अ साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट which is used to assess an individual standing in relation to others on some mental or behavioral characteristics। Two things are worth noting in this definition, objectivity and standardization। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिविटी आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, 1 2 मार्कर आता है, कई बार आ जाता है ये। ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द फैक्ट दैट इफ 2 or more researchers administer a psychological test on the same group of people, both of them would come up with more or less the same values for each person in the group। अगर आप 2 जने, जैसे रिद्धि एंड सिफत है, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल पे, तो मोर और लेस आप दोनों सेम लेवल ऑफ कंक्लूजन पे आओगे, बिकॉज स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रहना ज़रूरी है, उसी तरीके से काम आपका हो जाता है। And in order for a psychological test to become an objective measure, and it is essential that items should be worded in such a manner that they communicate the same meaning to different readers। तो ऐसा नहीं है कुछ क्वेश्चन घुमा दिए, कुछ ऐसा कर दिया, कुछ वैसा कर दिया, इस तरीके से देखने को हमें सेम ही रखना है। जैसे जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है उसमें इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आता, सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वैसा ही चलता है।
Also, the instructions to the test takers about how to answer the test item should be specified in advance. The procedure of administering the test, such as environmental condition, time limit and administration, should be spelled, and the procedure for scoring of the participant responses need to be described. तो स्कोरिंग शीट उसके साथ में मिलती है जब भी आप पर्सनैलिटी या इंडिविजुअल इंटेलिजेंस या क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट करते हो, उसके बेसिस पे आप इंसान को जो है जज कर सकते हो फिर कि इसकी पर्सनैलिटी या इंटेलिजेंस लेवल या एप्टीट्यूड लेवल क्या है. सिस्टमैटिक प्रोसेस अगर हमारा टेस्ट का होता है तो उसमें कुछ स्टेप्स है. इसमें उन्होंने बोला है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स होते हैं पूरे टेस्ट के. इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये ध्यान रखिएगा. ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दोनों लोग सेम कंक्लूजन पे पहुँचे. और उन्होंने बोला सर्टेन स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं एस्टिमेट करने के लिए. तो टेस्ट अगर सिस्टमैटिक है और सर्टेन स्टेप्स इसमें आ जाएंगे. रिलायबिलिटी क्या कहता है? Reliability of the test refers to the consistency of scores obtained by an individual for the same test on two different occasions. तो like for example, मैंने आपको एक टेस्ट दिया एक दिन, आपने परफॉर्म किया, सही आया. मैंने सेम टेस्ट अगले हफ्ते दे दिया, सेम आया. तो कंसिस्टेंसी वही होती है कि जब सेम आ रहा है तो अब कंसिस्टेंट स्कोर्स हमें पता चले. फॉर एग्जाम्पल, यू मे एडमिनिस्टर द टेस्ट टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टुडे, री एडमिनिस्टर इट ऑन द सेम सेट ऑफ स्टूडेंट आफ्टर सम टाइम, लेट अस से 20 days. If the test is reliable, there should not be any variation in the scores obtained by the students on two occasions. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होगा. फॉर दिस रिलायबिलिटी के लिए ये इसके अंदर का पार्ट है. ठीक है, अगर टेस्ट रिलायबल हो जाता है तो उसमें हम लोग इसको जो है चेक कर सकते हैं. टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होती है. दो तरीके की रिलायबिलिटी होती है, अंडरलाइन कर लीजिएगा. टेस्ट रीटेस्ट और स्प्लिट हाफ. टेस्ट रीटेस्ट क्या कहता है? It indicates the temporal stability or the test scores or the stability of test scores over the time. It is computed by finding coefficient of correlation. जो अभी हमने correlation research पढ़ा है उसको निकाल के एक फॉर्मूला लगता है, उसको निकाल के हम लोग यूज़ कर सकते हैं between two set of scores on the same set of person. तो temporal stability मतलब पहले लिया आपने बाद में लिया, ऑलमोस्ट आसपास आप सेम रहोगे. स्प्लिट हाफ क्या कहता है? इट गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट द डिग्री ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट, कि टेस्ट इंटरनली कितना कंसिस्टेंट है. ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट आइटम्स ऑफ अ टेस्ट इफ दे आर फ्रॉम द सेम डोमेन शुड कोरिलेट विद द ईच अदर. फॉर एग्जांपल, कि अगर आपको इंटेलिजेंट टेस्ट लेना है तो इंटरनल कंसिस्टेंसी टेस्ट की होनी चाहिए कि वो इंटेलिजेंस को ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंटेलिजेंस रिलेटेड ही चीज़ें हैं, कोरिलेशन हो. ऐसा नहीं हो इंटेलिजेंस पूछ लिया और वहाँ पे पूछ लिया आपको प्लेन उड़ाना आता है कि नहीं आता. ठीक है, ये दोनों चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाएंगी. ठीक है, ये नहीं हमें करना. एंड अगर डिफरेंट डोमेन से होता है जैसे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है, देन दे वुड नॉट. फॉर एग्जांपल, फाइंडिंग आउट इंटरनल कंसिस्टेंसी, द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स एम्प्लॉइंग ऑड इवन मेथड. जैसे आपने ऑड वाला 135 कर लिया, इवन वाला 246 कर लिया, एंड कोरिलेशन को आप कंप्यूट कर लेते हो ऑड और इवन के स्कोर्स पे. ठीक है, तो आप इसमें बताया ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए. रिलायबिलिटी दो तरीके के, टेस्ट रीटेस्ट एंड स्प्लिट हाफ. अब कहते हैं बाकी की आगे की चीज़, क्योंकि ये पूरा लिखने को आ जाता है कि टेस्ट की क्या क्या कंडीशन, सर्टेन कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ती है. तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, टेस्ट रीटेस्ट स्प्लिट हाफ होना चाहिए. अब इन्होंने बोला है कि टेस्ट को अगर यूज़ करना चाहते हो आप तो वो वैलिड होना चाहिए. वैलिडिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. वैलिडिटी रेफर्स टू द क्वेश्चन, डज द टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर. आप बोल रहे हो इंटेलिजेंट टेस्ट, वहाँ पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है, साइंस के क्वेश्चन डले हुए हैं, तो वो फिर फाइनली आपका आंसर नहीं कर पाएगा. जैसे अगर आपने मैथमेटिक्स अचीवमेंट के लिए टेस्ट बनाया है तो क्या वो मैथमेटिकल अचीवमेंट कर पा रहा है या फिर आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का डाल दिया उसमें कुछ. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी. फाइनली एक टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट कैसे बनेगा? जैसे ये सब स्टैंडर्डाइज टेस्ट के पॉइंट्स है, कंडीशन है. ठीक है, तो लिख लो एक जगह, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा लिखने को आ जाता है, 1122 मार्कर में भी आ जाता है. और टेस्ट स्टैंडर्डाइज कैसे बन जाएगा? जब उसके लिए नॉर्म्स डेवलप कर दोगे. एज मेंशन, नॉर्म इज द नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप. द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड ऑन द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट. देयर एवरेज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन द एज, सेक्स, पेस ऑफ इंटेलिजेंस. दिस हेल्प्स इन कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट विद अदर्स ऑफ द सेम ग्रुप. ठीक है, तो नॉर्म्स बन जाएंगे. जैसे अब ये होता है नॉर्म, एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितने? 33. अब जैसे हमारा एवरेज इंटेलिजेंस क्या है? यूनिवर्सल एवरेज इंटेलिजेंस 100 है. 70 टच करती है तो आप इंटेलेक्चुअली बॉर्डर लाइन पे आ जाते हो कि इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट हो. 70 से नीचे गिरती है तो आप इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट कहलाते हो. वरना यूनिवर्सल इंटेलिजेंस लेवल जो है वो 100 है, IQ. ठीक है जी, इस तरीके से देखा जाता है. एंड इससे आप कंपैरिजन फिर ईजिली कर पाते हैं. तो स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और उसके नॉर्म्स डेवलप होना ज़रूरी होता है.
ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। रिद्धि, ये टॉपिक आपको क्लियर है या कुछ नहीं समझ आया? आ गया समझ सर। कूल, चलो बढ़िया। अब इन्होंने बोला ऑब्वियसली अगर आगे बाकी बच्चे साइकोलॉजिस्ट बनने जाएंगे तो उसके लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टेस्ट करोगे तो टेस्ट भी हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। सेम टॉपिक आपको 12th में भी पढ़ने को मिल जाएगा। टाइप ऑफ टेस्ट क्या होते हैं? वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उनका लैंग्वेज, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज हमारे पास वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। Literacy is required for taking verbal tests as the items have to be written in some language. In non-verbal tests, items are made of symbols or picture. Performance tests require movement of objects from their respective places in particular order. तो कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल टेस्ट होता है या ग्रुप टेस्ट होता है। इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है? 1 to 1 है। वही ग्रुप टेस्ट आप लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कंडक्ट कर सकते हो। जैसे आप स्कूल में एग्जाम दे रहे होते हो तो टीचर सारे बच्चों के एग्जाम लेंगे, ग्रुप टेस्ट है। इंडिविजुअल टेस्ट में जो है फेस टू फेस आप बैठते हो टेस्ट टेकर के और आपको रिस्पॉन्सेज नोट करने पड़ते हैं। इन द ग्रुप टेस्ट इंस्ट्रक्शन अबाउट आंसरिंग द आइटम्स आर रिटन ऑन द टेस्ट विच द टेस्ट टेकर रीड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। जैसे क्वेश्चन पेपर आता है तो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, ऐसे ऐसे लिखना है, ये करना है, वो करना है। इंडिविजुअल टेस्ट जो है टाइम कंज्यूमिंग है from children and from those who don't know the language. Group tests are easy to administer and are less time consuming. However, the responses are fraught with certain limitations. The respondent may not be motivated enough to answer the question and may give fake responses. ठीक है, तो इसमें कभी कभी जो है आपकी प्रॉब्लम नज़र आती है। जैसे बच्चे पढ़ के नहीं आए तो गलत गलत आंसर लिख दिए, चलता है, घर का स्कूल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आएंगे वरना रह जाएंगे यहीं पे। और फर्दर इन्होंने बोला कि साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम 2 तरीके से और क्लासीफाई कर सकते हैं, वो है स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन आ जाता है इसका, इंडिविजुअल और ग्रुप का भी डिफरेंस बिटवीन आ जाता है। 1 1 2 2 मार्कर है, 3 मार्कर तक क्वेश्चन ये कवर हो जाते हैं। स्पीड टेस्ट क्या कहता है? देयर इज अ टाइम लिमिट विद इन विच द टेस्ट टेकर इज रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द आइटम्स। ठीक है, जैसे रैपिड फायर राउंड होता है, 1 मिनट के अंदर, मिनट टू मिनट देखते हो आप, मिनट टू मिनट, 1 मिनट के अंदर जितने जितने आंसर दे दोगे उतना ज़्यादा स्कोर आपका होगा। Such a test evaluates the individual on the basis of time taken to answer the items accurately. In a speed test, all the items are of the same degree of difficulty. ठीक है, ऐसा ही होता है। जैसे एक बार मुझे याद है, मैं हमारे स्कूल वाले फन एंड फूड विलेज लेके गए थे, तो उन्होंने 1.5 मिनट का टाइम दिया। ठीक है, और 1.5 मिनट का टाइम क्या दिया, वहाँ का जो वाटर पार्क था, वाटर पार्क के अंदर ना बास्केटबॉल का कोर्ट था। वाटर पार्क मतलब एक पूल था, उसमें बास्केटबॉल का कोर्ट था, और हमें उस पर उन्होंने क्या किया कि एक फ्लोटिंग जो है प्लेटफॉर्म था, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे उन्होंने खड़ा कर दिया। और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पानी में तो है, आप ज़रा सा मूव करोगे तो हिलेगा, उसमें से आपको बॉल शूट करनी थी। ठीक है, क्योंकि मैं बास्केटबॉल बहुत खेलता था, मैं टीम में था स्कूल की। ठीक है, इस तरीके से तो अब मैंने वो टाइम दे दिया 1.5 मिनट, और उसमें हिल भी रहे हैं हम, और मैंने 3 बारी जो है शूट कर दिया। ठीक है, और मुझे फिर वहाँ से वाउचर मिला था 70% ऑफ का वुडलैंड। बड़ा मज़ा आया, पर मैं कुछ खरीद ही नहीं पाया। ठीक है, तो बहुत पुरानी बात है, 9th क्लास की बात है, आई रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर इट। तो ये इन्होंने बताया था, स्पीड टेस्ट था। ऑन द अदर हैंड पावर टेस्ट जो होता है, पावर टेस्ट तो assess the underlying ability or power of the individual or allowing them sufficient time. These tests do not have any time limit. इसमें कोई time limit नहीं होता. In a power test, the items are generally arranged in a increasing order of difficulty. पहले धीरे. And if a person, for example, is unable to solve the 6th item, he or she will have difficulty in answering the subsequent item. जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, शुरू में घड़ियाल साहब चल रहे होते हैं, फिर एक टाइम बाद घड़ियाल साहब खत्म हो जाते हैं, तो पावर टेस्ट है। ये वाला करोगे तो अगले वाला और मुश्किल होगा, उससे अगले वाला और मुश्किल होगा, फिर बनोगे करोड़पति। ऐसे नहीं बनते, फिर घर पैसा लेके आओगे, 35% टैक्स भी कट जाता है, फिर बनते हो आप करोड़पति। सो इट इज़ हाउएवर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट अ प्योर स्पीड और पावर टेस्ट। हम नहीं बना सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होती है। मेजॉरिटी दोनों की हो जाती है, स्पीड और पावर की। जैसे अभी मैंने कौन बनेगा करोड़पति का एग्जाम्पल दिया, शुरू में घड़ियाल भाई साहब चल रहे होते हैं, अगले टाइम पे जो है पावर टेस्ट आ जाता है। And while tests are often used in research and for making decisions about people, tests must be selected and used with great care. The test user or the decision maker should not rely on any single test. Test data should be combined with information about personal background, interest and past performance. ये सब देख के हमें जो है करना चाहिए, जो कि इन्होंने बताया। हाँ जी, तो ये आपका सेकेंड लास्ट मेथड था
कैसे आप जो है रिसर्च कर सकते हो, सारे इंक्वायरी कर सकते हो, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल पढ़ा हम लोगों ने, फिर हमने पढ़ा कोरिलेशन, फिर हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, और फिर अभी जो है हम लोग लास्ट टॉपिक एक करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर अभी, और बचा भी हुआ है काफ़ी सारा। तो केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड अलग से लास्ट है। केस स्टडी मेथड इम्पॉर्टेंट है, 12th में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ने का फिर मिलेगा आपको, थोड़ा सा ही, बिल्कुल थोड़ा सा। और ये क्या कहता है केस स्टडी मेथड? केस स्टडी मेथड एक्चुअली किसी के भी लाइफ को जानने में है जो है आपकी मदद करता है केस स्टडी मेथड, और काफ़ी हेल्पिंग होता है, आपको काफ़ी चीज़ें एक्सपैंड करके बताता है। और ज़्यादातर जो बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं उनकी केस लाइफ को पूरा रिकॉर्ड किया जाता है, कब पैदा हुए, क्या था, क्या बैकग्राउंड था, किस तरह की चीज़ें, कहाँ से कहाँ क्या गए। तो जिन लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है उन लोगों की केस स्टडीज़ पूरी बनती हैं। एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया में, ऑटिज़म में, और भी बहुत सारी चीज़ों में जो है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में भी यूज़ किया जाता है, ये आगे पढ़ने को मिलेगा आपको 12th में ये सब। तो ये सब लिखते हैं। तो डिटेल्ड होता है, इन डेप्थ एनालिसिस जिसको बोलते हैं केस स्टडी में। तो यही बताया कि इन डेप्थ स्टडी है, रिसर्च जो है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करता है, और न्यू लर्निंग और लेस अंडरस्टैंड फिनोमिना। द केस कैन बी इंडिविजुअल विद डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट शोइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सम कॉमनैलिटी अमंग देम, लाइक क्रिएटिव राइटर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर एंड महादेवी वर्मा। इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी केस स्टडी बनते हैं, जैसे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ोगे आप, तो बिजनेस स्टडीज़ में आपको बिजनेस की केस स्टडीज़ आती है, ये सर्टेन प्रॉब्लम हो गई और इस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे ओवरकम किया, या क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन वहाँ पे लगेगा, इस तरीके से। केसेस जो भी सिलेक्ट करते हो आप यूनिक है और रिच विद इंफॉर्मेशन है। केस स्टडी में आप मल्टीपल मेथड्स एम्प्लॉय करते हो, अंडरलाइन करना है, केस स्टडी एम्प्लॉयज मल्टीपल मेथड्स फॉर कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट from a variety of respondents who in some way or other might be associated with the case and can be useful for providing information। सब करते हो, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इससे आप जो है साइकोलॉजिस्ट सामने वाले की फीलिंग जान सकता है, उसके फैंटेसीज, होप्स, फियर, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, पेरेंटल अपब्रिंगिंग एंड सो ऑन। माइंड और बिहेवियर के बारे में भी जाना जा सकता है। एंड केस स्टडीज़, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, इट प्रोवाइड अ नरेटिव और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ पर्सनल लाइफ। तो डेफिनेशन अगर आ जाती है तो ये ऐसे भी लिख सकते हो कि केस स्टडी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है आपको। केस स्टडी वैल्यूएबल रिसर्च टूल है इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट। फ्रॉइड ने, सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि साइको एनालिटिक थ्योरी जब बनाई थी, एंड फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन शोड दैट मेटिकुलस रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन ऑन इंडिविजुअल केसेस, बिकॉज हर केस बड़ा डिफरेंट है, सबको नोट डाउन करता था, वो सबके बारे में पढ़ता था। सिमिलरली जीन पीगेट ने भी बताया, चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब उसने अपने बच्चों को नोट किया, केस स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ सोशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, मिंटन एंड हिचकॉक कंडक्टेड अ केस स्टडी ऑफ सोशलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन अमंग राजपूत्स ऑफ खालापुर, एंड एस आनंद लक्ष्मी स्टडीड एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन इन वीवर्स कम्युनिटी इन वाराणसी, ओवरऑल पढ़ने के लिए। एंड केस स्टडीज क्या करता है, इन डेप्थ डिपिक्शन देता है लोगों के लाइफ के बारे में, तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। जनरलाइजिंग की अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल केसेस के, तो हमें बड़ा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि आप जनरलाइज नहीं कर सकते, हर केस बहुत डिफरेंट होता है। अटमोस्ट केयर के साथ आपको रिकॉर्ड करना है और एक्सप्लेन करना होता है और फाइंडिंग्स देनी होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ऑफ वैलिडिटी इन सिंगल केस स्टडी इज क्वाइट चैलेंजिंग। इट इज़ रिकमेंडेड दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड यूजिंग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय अ नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। केयरफुल प्लानिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, and throughout the process of data collection, the researcher is required to maintain a chain of evidence for linking various data sources having bearing on the research question। तो आपको chain of questions बना के रखने होते हैं ताकि पता रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पीछे जाके भी आपको काफ़ी रिकॉर्ड्स निकालने पड़ जाते हैं। एंड हर एक, इसलिए बोलते हैं कि हर एक मेथड का अपना एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसलिए डिज़ायरेबल है कि एक इंसान या रिसर्चर जो है किसी एक मेथड के ऊपर फोकस ना करे, कॉम्बिनेशन आप बना लो ताकि रियल पिक्चर आपके सामने आ जाए। इफ द मेथड्स कॉन्वर्ज, दैट इज दे गिव द सेम रिजल्ट, वन कैन सर्टेनली बी मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो आप श्योर हो जाओगे कि इस तरीके से मेरा जो रिसर्च है वो सही चल रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका केस स्टडी मेथड था जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? दीदी आपको क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। सिफत कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ही बचा है।
ठीक है, बट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही, तो डिटेल भी है थोड़ा सा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, मेरी दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो मेरे को 5 मिनट 7 मिनट ब्रेक चाहिए होता है, फिर शुरू करते हैं। सो आज के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। बाय रिद्धि, बाय सिफर, टेक केयर एंड गुड नाइट। Bye, sir. बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय Bye, sir. बाय।